हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल्स एजुकेशन में। इन वीडियोस में हम लोग आई दृष्टि करंट अफेयर्स करते हैं यूपीपीसीएस प्री के लिए और आरओ के लिए। ये क्लास नंबर 12 रहेगी। इससे पहले की क्लासेस प्लेलिस्ट पे अवेलेबल हैं। जो लोग अगर नए जुड़ रहे हो तो वो वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, सिक्वेंसली वहाँ पर सब कुछ पड़ा हुआ है। आप लोग शुरू से देखिए तो काफ़ी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो जाती हैं। क्लास नंबर 13 जो रहेगी वो वैज्ञानिक परिदृश्य हम लोग स्टार्ट करेंगे। ये आज खत्म हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रीय हम लोगों ने खत्म कर लिया, अंतर्राष्ट्रीय कर लिया, आर्थिक परिदृश्य भी कर लिया, बीच में इंडेक्सेस वगैरह भी हम लोगों ने पढ़े थे। ठीक है, तो अभी वही सेक्शन चल रहा है। 13वीं जो क्लास रहेगी उसमें हम लोग वैज्ञानिक परिदृश्य शुरू कर देंगे। आई दृष्टि आप लोगों के पास हार्ड कॉपी होगी, वहां से आप लोग मैच कराते रहिए। ठीक है, देखें यहाँ पे पहला टॉपिक है पशुपालन सांख्यिकी। हम लोगों ने 11वीं क्लास तक यहाँ तक हो गया था ना, स्पाइसेड ये चीज हम लोग देख रहे थे। ठीक है, उत्पादन वगैरह देख रहे थे। यहाँ पे उसी क्रम में ये भी टॉपिक है पशुपालन सांख्यिकी। पशुपालन से संबंधित भी डेटा हम लोग को देखना होता है। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा ये जो स्टेट्स है ना, स्टैटिस्टिक्स है, ये जारी किया जाता है। जो मेन लाइव स्टॉक प्रोडक्ट है इन्हीं के बारे में हम लोगों को देखना है। ठीक है, मिल्क में कौन स्टेट अच्छा कर रहा है, अंडे में कौन कर रहा है, मांस में कौन कर रहा है। प्रोडक्शन लेवल ही देखना होता है, प्रोडक्शन कैसा है। ठीक है, उत्पादन का अनुमान का जो स्रोत ये हमें स्टेट्स बताता है। तो यहाँ पर देख लेते हैं। अभी जो रिसेंट में आई दृष्टि ने दिया है वही डेटा दिया है 2022 और 23 का। ठीक है, तो सबसे पहले मिल्क का देख लेते हैं, क्योंकि 4 प्रोडक्ट है ना लाइव स्टॉक वाले, दूध, अंडा, मांस और ऊन। पहले दूध का देखते हैं। जो मिल्क का टोटल प्रोडक्शन है, उत्पादन है, वो 230 मिलियन टन है। ठीक है, ये बहुत कम चांस है पूछने का, ये फैक्ट पूछे जा सकते हैं। भारत में उत्पादन दूध का पहला है, हम लोग जानते हैं, पुराने फैक्ट है। पशुधन आबादी में भी हम लोग पहले स्थान पर हैं, ये भी ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, ये स्टार मार्क कर लीजिए। मिल्क की जो प्रति व्यक्ति पर कैपिटा अवेलेबिलिटी है, उपलब्धता है, ये 459 ग्राम है। ठीक है, ये लगभग आधा आधा केजी हो गया है ना, लगभग आधा केजी। बट वहां पे तो एग्जैक्ट फिगर आपको टिक लगाना पड़ेगा, तो ध्यान रखिएगा 459 ग्राम पर डे। ठीक है, मिल्क के प्रोडक्शन में देखिए उत्तर प्रदेश टॉप पे है, उसके बाद राजस्थान है। देखो उत्तर प्रदेश और राजस्थान में टक्कर हमेशा बनी रहती है, क्योंकि यहाँ पे आप फिगर देख रहे हैं, ये लगभग 16.5% है, ये 14.5% है, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। कभी राजस्थान आगे आ जाता है, कभी यूपी आ जाता है। तो अभी इस रिपोर्ट के अनुसार तो यूपी है। ठीक है, लेटेस्ट की जो स्थिति है। बाकी कुछ अपडेट हो तो कमेंट कर दीजिएगा। उसके बाद एमपी है, गुजरात है। तो ये आपको ये याद रखना है। ठीक है, प्रोडक्शन में कौन सा स्टेट आगे है। प्रति व्यक्ति उपलब्धता अगर स्टेट वाइज करें तो पंजाब में सबसे ज्यादा अवेलेबिलिटी है दूध की पर कैपिटा, यानी प्रति व्यक्ति। उसके बाद राजस्थान की है, उसके बाद हरियाणा की है। तो ये भी पूछा जाता है। ये डेटा नहीं पूछेगा। ठीक है, 1283, 1138 ये पूछेगा, स्टेट में पूछेगा, स्टेट साइड से पूछेगा। ठीक है, डेटा साइड से नहीं पूछेगा, तो स्टेट याद रखना है। चलिए, पहला प्रोडक्ट हो गया लाइव स्टॉक का। दूसरा देखते हैं, अंडे में देख लेते हैं। कुल उत्पादन ठीक है, ये हमें याद भी नहीं रखना है। भारत में स्थान क्या है, भारत का स्थान क्या है अंडे का प्रोडक्शन में, तीसरा स्थान। ठीक है, और प्रति व्यक्ति उपलब्धता जो है प्रति वर्ष, ये पर डे के हिसाब से नहीं है, ये पर ईयर के हिसाब से। 101 अंडे पर व्यक्ति पर ईयर। ठीक है, यहाँ पर पर कैपिटा लिख दे रहा हूं, पर कैपिटा और पर एनम। क्लियर, ठीक है। और प्रोडक्शन में स्टेट कौन सबसे टॉप पे है, आंध्र प्रदेश है, फिर तमिलनाडु है, फिर तेलंगाना है। तो ये आंध्र प्रदेश से अंडा याद रखना। ठीक है, आज से आंध्र प्रदेश, आज से अंडा हो गया। मांस के प्रोडक्शन में देखिए भारत का स्थान 8वां है। ये भी नहीं पूछेगा, ये भी नहीं पूछेगा, ये ध्यान रखना। यूपी सबसे ज्यादा मांस का प्रोडक्शन करता है, उत्पादन करता है, फिर वेस्ट बंगाल है, फिर महाराष्ट्र है। ठीक है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है। चलिए, ऊन उत्पादन, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। जम्मू कश्मीर नहीं लगा देना है आपको, ऊन को समझ के। मोस्ट यहाँ पे टॉप पे कौन है, राजस्थान। राजस्थान लगभग आधा देश का आधा यहाँ पे उत्पादन कर रहा है ऊन का, 47.9%, लगभग 48%। आधा हो गया, देश का आधा हो गया। उसके बाद फिर जम्मू कश्मीर का स्थान है, फिर तीसरे स्थान पर गुजरात का है। ये डेटा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। हो जाएगा। चलिए, अब खरीफ फसलों के लिए एमएसपी थोड़ा सा देख लेते हैं। एमएसपी के बारे में जल्दी से बताइए क्या होता है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस फुल फॉर्म हो गया। इसकी घोषणा कौन करता है, घोषणा बताइए। घोषणा तो सरकार करेगा ना। ठीक है, लेकिन सरकार को बताता कौन है कि इतना होना चाहिए एमएसपी, ये बताती है सीएसीपी। इस संस्था का नाम आप लोग जानते होंगे, ये जो कमीशन है एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस का। ठीक है, ये बताता है, ये रिकमेंड करता है प्राइस को, तो सरकार घोषणा कर देती है। ठीक है, ये पेज नंबर आई दृष्टि के 109 पेज से मिलेगा। चलिए, तो मैं यहाँ पे उसी को इमेज क्रॉप करके यहाँ पे डाल दिया हूँ, लिखने का समय थोड़ा सा बच गया।
यहाँ पे मेन चीज हम लोग को ये देखना है कि देखिए, अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ऐसे बना सकता है कि सबसे ज्यादा एमएसपी किसकी है। तो एक तो आपको तिल याद रखना है, ठीक है। ये डेटा नहीं याद रखना है 9267 का, आपको मैक्सिमम तिल याद रखना है। उसके अलावा इस पे एक बार नजर डालनी है सारे प्राइसेस पे, ठीक है। कुछ कुछ आइडिया हो जाएगा। जैसे जो बहुत नॉर्मल जो हमारी सामान्य फसलें हैं, धान है, गेहूं है, अगर एग्जैक्ट फिगर पूछेगा तो धान का ही पूछ लेगा या फिर गेहूं का पूछ लेगा, है ना। तो ये सूरजमुखी का एमएसपी नहीं पूछेगा, ये एग्जैक्ट फिगर नहीं पूछेगा। अगर एग्जैक्ट फिगर पूछना चाहेगा तो वो जो सामान्य हमारी फसलें हैं, जैसे धान, गेहूं हुआ, चावल हुआ, ये पूछेगा। तो एक क्वेश्चन हम लोगों ने ये सीखा अभी कि सबसे ज्यादा जो एमएसपी है वो तिल का है, ठीक। बाकी चीजें आप लोगों को यहाँ पे देखना है। यहाँ पे जो और इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो यहाँ पे मैं मार्क किया हूँ। अगर पूछा जाए कि अधिकतम एमएसपी जो है वृद्धि किस में हुई है, तो वृद्धि नाइजर सीड में लगा देना। 983 रुपया यहाँ पे वृद्धि हुई है पर कुंटल में, ठीक है। उसके बाद फिर तिल का स्थान है, तिल में 632 रुपए का हम लोगों ने यहाँ पे वृद्धि देखी है। तो तिल का तो वैसे भी एमएसपी सबसे ज्यादा है ही, और इसमें वृद्धि भी सबसे ज्यादा हुई है, ठीक है। मतलब सेकंड स्थान पर सबसे ज्यादा तो नाइजर सीड में हुई है। नाइजर सीड का आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक। और ये बताने की तो मुझे जरूरत नहीं है कि ये जो खरीफ फसलें होती हैं इनमें कौन कौन सी फसलें आती हैं। ये तो बहुत बेसिक चीजें हैं, नहीं आती हैं तो सामने आपको दिख रहा है टेबल में, ये सारी जो फसलें हैं ये खरीफ फसलें हैं। जैसे धान हुआ, बाजरा हुआ, रागी, मक्का, और ये जो मोटे अनाज है इनको श्री अन्न बोला जा रहा है, ठीक है। तो ये जो मोटे अनाज होते हैं ये भी खरीफ फसलों में आते हैं। मूंग की दाल हो, चाहे उड़द की दाल हो, चाहे अरहर की दाल हो, ये भी खरीफ फसलें हैं, सारी ही खरीफ फसलें हैं। तो इसमें भी बहुत बेसिक सा क्वेश्चन बना के वो पूछ सकता है कि कौन सी यहाँ पे खरीफ फसलें हैं। तो बहुत आसान वाली तो नहीं देगा, वो कठिन वाली देगा। मूंगफली को देगा ऑप्शन में, है ना। मूंगफली को डालेगा, कपास को डालेगा, अरहर को डालेगा, और यहाँ पे मोटे अनाज के एक आध को डाल देगा, ठीक है। वो धान और ये सब नहीं देगा। खैर गेहूं जो अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, गेहूं रबी की फसल में आता है, धान यहाँ पे खरीफ फसल होता है। चलिए, तो ये थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए। बाकी जो इंपॉर्टेंट डेटा था वो मैंने आपको आपके सामने यहाँ पे बता दिया। सामान्य श्रेणी के धान का जो एमएसपी है इसमें 117 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि हुई है। मान लो धान के बारे में ही पूछ ले, ठीक है, कि धान में वृद्धि कितनी हुई है एमएसपी की, तो 117 रुपये की हुई है। और वैसे एमएसपी है कितनी, 2300 रुपये है, ठीक है। पिछले कितना था, तो 117 घटा दो तो ये पिछला था, इसका मतलब है कि 117 की बढ़ोतरी करके 2300 रुपये बना दिया गया है 2183 से। क्लियर है। चलिए, ये तो हो गया ना, पशुपालन सांख्यिकी हम लोगों ने कर लिया। चलिए, अब उद्योग क्षेत्र के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। चौथी ग्लोबल री इन्वेस्ट समिट अभी हुई है। री इन्वेस्ट, री का मतलब दोबारा वाला री नहीं है यहाँ पे, आर ई का मतलब है रेन्यूएबल एनर्जी, ठीक है, नवीकरणीय ऊर्जा वाला हिसाब है यहाँ पर। ये गांधीनगर गुजरात में इस इन्वेस्ट को होस्ट किया गया। पहला इंपॉर्टेंट डेटा आपके सामने, और इस नाम से किया गया है ग्लोबल रेन्यूएबल एनर्जी मीट एंड एक्सपो 2024, ठीक है। आपको याद रखना है ग्लोबल री इन्वेस्ट समिट कहाँ हुई है, गुजरात में, गांधीनगर में। कभी कभी स्टेट नहीं देता है, वो 4 सिटी के नाम दे देता है, 4 शहरों के नाम दे देता है, और हो सकता है चारों गुजरात के ही रख दे, तब कंफ्यूजन हो जाता है ना। ऐसे अगर स्टेट में पूछेगा तो लगा ले जाएंगे आप गुजरात, अगर 4 शहर सिर्फ गुजरात के दे देगा तो फिर दिमाग को थोड़ा चक्कर आएगा। और जो शीर्षक था रिपोर्ट का ये था निवेश, नवाचार और प्रेरणा, इन्वेस्ट, इनोवेटिव एंड इंस्पायर। इस तरीके के क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन होता है अगर पीसीएस बनाए कि निवेश, नवाचार और प्रेरणा ये किस समिट का शीर्षक है या फिर थीम है, इस तरीके से तो थोड़ा सा आपको सोचना पड़ जाएगा। तो ऐसे भी ध्यान रखिएगा, निवेश, नवाचार और प्रेरणा ये री इन्वेस्ट समिट जो हुई है वो उसकी थीम है। चूंकि ये रिन्यूएबल एनर्जी की बात है तो सारी बातें वही होंगी। अक्षय ऊर्जा निवेश, वैश्विक स्तर पर भारत की क्षमता को रिप्रेजेंट करना, निवेश आकर्षित करना है ना। तो ये भारत सरकार की एक प्रमुख ये कार्यक्रम था। चलिए, और यहाँ पे क्या है, और भी यहाँ पे डेटा यहाँ पे बताया गया है। 200 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन, गैर जीवाश्म अगर जुड़ गया तो वो फिर रिन्यूएबल हो गया, ठीक है, नवीकरणीय हो गया। और नवीकरणीय में तमाम चीजें आती हैं, सोलर भी आता है, विंड भी आता है, वो सारी चीजें आप लोग जानते हैं। 200 गीगावाट गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता हेतु सर्वोच्च उपलब्धि हासिल करने वालों की सूची। इस सर्वोच्च उपलब्धि हासिल वाले ये जो अभी डेटा पढ़ेंगे उसका है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि आगे जो रिपोर्ट है उसमें फिर आपको कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। मेरा कहने का मतलब है कि अभी जो तमाम जो इंडियन गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट है या फिर मिनिस्ट्री है जो डेटा रिलीज करते हैं,
कि नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में प्रथम राज्य कौन सा है, तो वहाँ पे डेटा फिर बदल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो डेटा हम लोग पढ़ रहे हैं, यहाँ पे शब्द को पढ़ना है। नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल करने में यहाँ पे जो पहले स्थान पर है वो गुजरात है, ठीक है, दूसरा राजस्थान है, तीसरा तमिलनाडु है। ये नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल करने में हो गया। अब अगर सौर ऊर्जा क्षमता हासिल करने में अगर देखें तो यहाँ पर राजस्थान पहले नंबर पर है, गुजरात और कर्नाटक। ये इंपॉर्टेंट डेटा है, ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि नवीकरणीय ऊर्जा वाली बात है और आज का और फ्यूचर का इसी का दौर है। पवन ऊर्जा की बात करें तो गुजरात के पास यहाँ पे इन्होंने ज़्यादा अचीव किया है पवन ऊर्जा को लेकर, फिर तमिलनाडु, फिर कर्नाटक है। ये डेटा आप जो मिनिस्ट्रीज और डेटा रिलीज करेंगी हम लोग आगे देखेंगे, उसमें भी यही सारी चीज़ें देखेंगे आप। थोड़ा सा बस स्थान बदल जाएगा, जैसे गुजरात ऊपर हो गया, राजस्थान नीचे हो गया, ठीक है, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं दिखेगा। फिर भी आपको क्वेश्चन आएगा तो फिर वहाँ पे तो एग्जैक्ट आंसर लगाना पड़ेगा। तो हमें मोटी मोटी ये पिक्चर दिखाई दे रही है। अगर ओवरऑल रिन्यूएबल एनर्जी की बात है तो गुजरात यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, गुजरात है, राजस्थान, गुजरात राजस्थान, ये दो स्टेट ही दिख रहे हैं ना, गुजरात यहाँ पे भी है। और यहाँ पे जल विद्युत में तो ठीक है, फिर डेटा बदल ही जाएगा। हिमाचल प्रदेश यहाँ पे जल विद्युत, वहाँ पे ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहती है, जहाँ पे रिवर फ्लो अच्छा रहता है, और दूसरी बात होती है कि रिवर में ढलान भी ठीक ठाक हो, है ना। तो ये हिमाचल प्रदेश में ठीक ठाक है ये सारी चीज़ें, झरने भी काफ़ी हैं यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में, तो अच्छा खासा स्रोत है हाइड्रो पावर का, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अब नवरत्न देख लेते हैं। कुछ कंपनीज होंगी जिनको अभी दर्जा दिया गया है नवरत्न का, तो हम लोग टोटल देख लेंगे, और अभी जो रिसेंट में मिला है दर्जा उनको भी देख लेते हैं। ये आपके पास न्यूज है अगस्त 2024 का, ठीक है, ये अगस्त 2024 में दर्जा दिया गया है। पहली कंपनी है सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, यानी भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड। दूसरी है रेलटेल, तीसरी है एनएचपीसी यानी नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन, और एक चौथी कंपनी है एसजेवीएन, ठीक है, एसजेवीएन लिमिटेड। तो अभी इन 4 कंपनियों को नवरत्न का दर्जा दिया गया। क्राइटेरिया क्या क्या रहता है ये हम लोग बहुत अच्छे से सीखे हैं, और आपकी इच्छा हो तो कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और देखते हैं तो टोटल कितनी हो गई है नवरत्न कंपनियां। 21 थी पहले, 4 को अभी दे दिया गया, टोटल हो गई 25। तो टोटल का भी याद रखना, ठीक है, ये टोटल याद रखना। चलिए क्वेश्चन कीजिए, जुलाई 2024 में आपूर्ति श्रृंखला परिषद यानी ये जो सप्लाई चेन काउंसिल है, इसका उपाध्यक्ष किसे चुना गया है। भारत को चुना गया है, इसलिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। और इसके जो चेयरमैन है वो यूएसए है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे इंडेक्सेस, इनको तो याद करते हैं ना, पागल हो जाता दिमाग। तो कोशिश कीजिएगा कि इंडेक्स के अलावा और भी चीजें दाएं बाएं की आपको ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि पीसीएस कोशिश करता है कि रैंक ना पूछ के इधर उधर की चीजें ज्यादा पूछता है, तो फोकस आपको दोनों चीजों पर रखना होगा। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स, अब देखते हैं यहाँ पे ये जो स्टार्टअप का इकोसिस्टम है, यहाँ पे हमारी क्या स्थिति है, भारत की क्या स्थिति है, कहाँ पे सबसे ज्यादा स्टार्टअप है, कहाँ पे ये जो इकोसिस्टम है स्टार्टअप का बहुत बेहतरीन है। अगर सिंपल से एक क्वेश्चन पूछ लिया आपसे कि ये जो ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स है किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो इस तरह का नाम आएगा तो लगेगा नहीं, है ना, अगर नहीं पढ़े रहेंगे तो। स्टार्टअप बिलिंक इस इंस्टीट्यूशन का नाम है, स्टार्टअप बिलिंक, इसके द्वारा इस इंडेक्स को बनाया जाता है। ऑप्शन में बड़ी बड़ी संस्थाएं दे देगा, है ना, WEF दे देगा, IMF दे देगा, या फिर कुछ और स्टार्टअप से संबंध दे देगा, स्पेस एक्स दे देगा, तो कंफ्यूजन होने लगेगा। तो ये कभी कभी ये छोटे छोटे क्वेश्चन भी कठिन हो जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा। स्टार्टअप बिलिंग, स्टार्टअप इकोसिस्टम में सबसे बेहतरीन स्थिति में अमेरिका है, फिर यूके है, इसराइल भी अच्छी स्थिति में स्टार्टअप को लेकर, ठीक है। भारत की स्थिति 19 है इस बार, ठीक है, 2024 में, मतलब सुधार हुआ है, 2023 में ये 21 थी। क्वेश्चन तो सिर्फ पीसीएस यहां से भी बना सकता है। एक क्वेश्चन, एक स्टेटमेंट बनाएगा कि भारत की रैंक 19 है, ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट बनाएगा कि भारत की रैंक 2023 की अपेक्षा घटी है, तो फिर पहला सही हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा, घटी नहीं है, सुधार हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन फॉर्म करता है। भारत के शहरों में अगर बात करें तो स्टार्टअप में बेंगलोर सबसे अच्छी स्थिति में, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन में दे देगा हैदराबाद, चेन्नई, दिल्ली, क्या करोगे, गलत करके आओगे पक्का, बेंगलोर याद रखना, ठीक है, बेंगलोर। ये क्वेश्चन, सर्वाधिक जीआई टैग में कौन सा राज्य शीर्ष पर है, छोटा सा क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश के पास सबसे ज्यादा प्रोडक्ट हैं जिनके पास जीआई टैग है, ठीक है, दूसरे स्थान पर तमिलनाडु है। ये 75 यूपी के लिए याद रखना है डेटा, तमिलनाडु के लिए ये 58 नहीं याद रखना है, बस दूसरे स्थान पर है, पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश है, क्लियर। चलिए कुछ और इंपॉर्टेंट डेटा है, 75 तो देख लिए, अभी रिसेंट में कुछ हुआ होगा तो उनको भी देख लेते हैं। अप्रैल 2024 में ये यूपी के 6 उत्पाद जो हैं, प्रोडक्ट हैं, इनको जीआई टैग मिला। इन 6 को देख लो। एक है तिरंगी बर्फी तथा मेटल कास्टिंग क्राफ्ट, इसको दिया गया जीआई टैग, ये बनारस से संबंधित है, ठीक है, ये जगह याद रखनी है बनारस।
थारू एम्ब्रॉयडरी की बात करें तो ये लखीमपुर खीरी की है। ये सारे अभी अभी दिए गए जीआई टैग अप्रैल 2024 में। केन एवं बैम्बू क्राफ्ट ये बरेली का है। और जरदोजी क्राफ्ट तथा पिलखुआ प्रिंट ये हापुड़ का है। तो इस तरीके से ये 6 हो जाता है। ठीक है, वो नंबरिंग मैंने 1 2 3 4 कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे आपको 6 मिल जाएंगे। और बहुत पुराना फैक्ट अगर पढ़ें, इलाहाबाद सुरखा अमरूद जो है ये यूपी का पहला प्रोडक्ट था जिसे जीआई टैग मिला था। ठीक है, इलाहाबाद सुरखा अमरूद। अब देखते हैं एनर्जी स्टैटिस्टिक्स इंडिया 2024 रिपोर्ट पढ़ना है भाई, ये बड़ा बड़ा लेक्चर है। ठीक है, बड़ी क्लास है ये। देखते हैं फटाक से फैक्ट देख लेते हैं इस रिपोर्ट के। भारत के पास कोयले के प्रचुर भंडार हैं। ठीक है, बहुत बेसिक बात है, हम लोग जानते हैं। सर्वाधिक कोयला भंडार कहाँ पे है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है हर बार क्वेश्चन पीसीएस कहीं ना कहीं पूछ ही लेता है इसको, है ना। कोयला भंडार सबसे ज्यादा उड़ीसा में है। ठीक है, उड़ीसा में, झारखंड नहीं लगाना, उड़ीसा में। दूसरा स्थान झारखंड का है, तीसरा स्थान छत्तीसगढ़ का है। अगर पूरे भारत की बात करें तो इन सिर्फ 3 स्टेट के पास 69% यानी लगभग 70% कोयला है। तो अपने आप में बहुत बड़ा रिसोर्स है ना। ये तीनों स्टेट्स बहुत बड़े रिसोर्स हैं। उड़ीसा पहला याद रखना है आपको, डबल मार्क कर दीजिए। चलिए, क्रूड ऑयल के बारे में भी इस रिपोर्ट ने बताया है। चूंकि एनर्जी की स्टैटिस्टिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं तो सारे एनर्जी के जो रिसोर्स हैं वो देखेंगे। कोल का देख लिया, क्रूड ऑयल का देख लीजिए। अधिकतम भंडार कहाँ पे है, ये पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र के पास है। ठीक है, फिर दूसरे स्थान पर असम के पास तेल है, क्रूड ऑयल। नेचुरल गैस सबसे ज्यादा कहाँ पे है, ये पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र है। यहाँ पे भी, यहाँ ऑयल भी था, यहाँ पे गैस भी है। ठीक है, और दूसरे स्थान पर पूर्वी अपतटीय क्षेत्र है। दूसरे स्थान यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पर पहला ही याद रखिए। नवीकरणीय ऊर्जा, वैसे ये फैक्ट आप लोग पहले भी जानते हैं, हम लोग ज्योग्राफी में पढ़ते आए। नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता अभी पढ़ा था आपने, अभी पढ़ा था ना, एक डेटा और पढ़ा था। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहले स्थान पर कौन है, राजस्थान। दूसरे स्थान पर है महाराष्ट्र और तीसरे स्थान पर है गुजरात। अब मैं आपको रिकॉल कराता हूँ उसी चीज को। और यहाँ पे क्या डेटा हम लोगों ने पढ़ा था, ये चीज, ये था ना नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल करने में। वहां पे क्या था, वहां पे राजस्थान पहले स्थान पर था। यहाँ पे क्या है, गुजरात। यहाँ पे महाराष्ट्र है ही नहीं, बट वहां पे महाराष्ट्र है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि पूछा क्या गया है, उपलब्धि हासिल करना पूछा है या फिर टोटल कैपेसिटी ही पूछ रहा है रिपोर्ट के अनुसार। तो हमारी जो एनर्जी स्टैटिस्टिक्स इंडिया रिपोर्ट जो बताती है, ये बताती है कि सबसे ज्यादा नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता राजस्थान के पास है, उसके बाद महाराष्ट्र के पास है, फिर तीसरा स्थान है गुजरात का। क्लियर है। जल विद्युत क्षमता वहां पे हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हिमाचल प्रदेश पढ़ा था हासिल करने में। और यहाँ पे क्या है, जो ओरिजिनली क्षमता है वो किसके पास है, वो कर्नाटक के पास है। वहां पे दूसरा स्थान था कर्नाटक का। ठीक है, 21 मार्च 2024 तक की स्थिति है। चलिए, अंतरराष्ट्रीय आर्थिक घटनाक्रम देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, विश्व आर्थिक स्थिति एवं संभावना है। ये रिपोर्ट भाई पूछी जाती है, रैंक भले नहीं पूछा है लेकिन इनके जो डेटा हैं ये जरूर पूछे जाते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट इस रिपोर्ट का नाम है, विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना है। किसकी रिपोर्ट है ये, जल्दी से कमेंट करके बताइए। इस रिपोर्ट को रिलीज कौन करता है, कौन बनाता है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि विश्व की जो वृद्धि दर है, ग्रोथ रेट है, ये 2022 में 3.1 थी और 2023 में 2.7% है। ठीक है, ये इस रिपोर्ट ने बताया है कि दुनिया भर की जो ग्रोथ रेट है वो 3.1% 2022 में और 2.7 2023 में। ये दोनों डेटा इंपॉर्टेंट है। अनुमान भी लगाया है 2024 के लिए और 25 के लिए। अनुमान है 2.7 का और 25 में भी 2.7 का ही। यानी 2023 में जो रिपोर्ट आई है, जो रेट आई है, ग्रोथ रेट आई है 2.7, वही 2024 में भी रहेगी, वही 2025 में भी रहेगी। ये अनुमान है 2 साल का। ठीक है, बट ये रिपोर्टेड है, 2022 और 23 का रिपोर्टेड है और 24 और 25 का ये एक्सपेक्टेड है। क्लियर। चलिए, भारत के लिए क्या अनुमान लगाया है 2024 के लिए, 6.9 बताया है, 24 के लिए और 25 के लिए बताया है 6.6। क्वेश्चन पूछेगा ऐसे, इस रिपोर्ट का साथ में जिक्र भी रहेगा क्वेश्चन में, तभी आप ये लगा पाओगे। क्योंकि ये चीजें जो है ना वृद्धि दर की, अभी इतनी रिपोर्टों में इतना पढ़ लेंगे, इतना डेटा पढ़ लेंगे, दिमाग चकरा जाएगा। तो बार बार चीजें पढ़ेंगे तब क्लियर होगा। इसलिए मैं हर वीडियो में ही बोल देता हूँ भाई 3 रीडिंग कम से कम चाहिए, है ना। करंट अफेयर्स की एग्जाम से पहले 3 रीडिंग किए बिना जाना मत, नहीं तो फिर गुड़ गोबर कर देंगे। क्योंकि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है ना, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। पूरा पहाड़ तोड़ के जाते हैं ना, पहाड़ पढ़ के जाते हैं और वहां पे फिर धुंधला धुंधला हो जाता है सब। तो ये जो वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन और प्रोस्पेक्ट के हिसाब से भारत के बारे में पूछे तो ये लगाना है 6.9 6.6। ठीक है, चलिए क्वेश्चन कीजिए। इंडिया डेवलपमेंट अपडेट 2024, इंडिया डेवलपमेंट अपडेट 2024 में विश्व बैंक के द्वारा इंडिया का आर्थिक वृद्धि 2023-24 में कितनी बताई गई है, 8.2। देखो यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ रेट कितना बता रहे हैं, 8.2। तो ये इसके अनुसार है, ये वर्ल्ड बैंक ने बोला है, वर्ल्ड बैंक ने ये रिपोर्ट जारी की है इंडिया के लिए, इंडिया डेवलपमेंट अपडेट
तो ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है कि इंडिया डेवलपमेंट अपडेट 2024 किसके द्वारा जारी की गई? वर्ल्ड बैंक, नीति आयोग, फटाक से नीति आयोग लगा दोगे, है ना। तो ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं मार्क कर दे रहा हूँ। देखिए एक क्वेश्चन है, विश्व बैंक ने अपनी डूइंग बिजनेस रिपोर्ट की जगह किस रिपोर्ट को जारी किया है? ये भी सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डूइंग बिजनेस रिपोर्ट पहले आया करती थी, ठीक है, वर्ल्ड बैंक बनाता था, अब ये नहीं आती है। इसकी जगह अब रिपोर्ट जारी होने लगी है बी रेडी। बी रेडी का मतलब है बिजनेस रेडी, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए एनडीबी के बारे में देख लेते हैं। ये जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है ये ब्रिक्स का बैंक है, ठीक है। ब्रिक्स हम लोग जानते हैं, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। एनडीबी का नया सदस्य भी बना है, इसलिए चर्चा में था। अल्जीरिया को बनाया गया है नया सदस्य। टोटल मेंबर हो गए अब एनडीबी के 9। तो प्रश्न देखो, अब देखो एक दो क्वेश्चन यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं। एनडीबी के टोटल सदस्य कितने हैं? एक क्वेश्चन ये हो गया, 9 लगा दोगे, ठीक है। नया सदस्य कौन सा बना अभी हाल ही में? अल्जीरिया लगा दोगे, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। तो 2 क्वेश्चन तो हम लोगों ने सीख लिए। बाकी जो इससे पहले सदस्य बने हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी एक नज़र देख लीजिए। 2023 में मिस्र ऐड हुआ था और 2021 में यूएई हुआ और बांग्लादेश हुआ, और 2023 में आपने देखा अल्जीरिया, सॉरी 24 में अल्जीरिया। हो जाएगा, क्योंकि ब्रिक्स में तो हम हैं ही, है ना, इंडिया है ही, तो हम लोग तो संस्थापक सदस्य हैं। 2015 में स्थापना हुई थी इसकी एनडीबी की। चलिए पहला बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन, ये बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन है, ठीक है। वैसे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन तो ये होते रहता है, लेकिन यहाँ पे एक शब्द और जुड़ा है व्यापार, इसलिए पहला है। पहला बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? नई दिल्ली में। अपने यहाँ हुआ है तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उद्घाटन किसने किया था? अपने जो विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर। चलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अपडेट कौन जारी करता है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आईएमएफ। इस रिपोर्ट की बातें हमें ध्यान रखनी होंगी, ठीक है। देखिए शीर्षक भी इंपॉर्टेंट है इसका, द ग्लोबल इकोनॉमी इन अ स्टिकी स्पॉट। ये इस बार की थीम है, शीर्षक है, मतलब इस शीर्षक से रिपोर्ट जारी की गई है। तो ये ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा, द ग्लोबल इकोनॉमी इन अ स्टिकी स्पॉट जो है ये किस रिपोर्ट का या फिर किस अपडेट का शीर्षक है, ठीक है। तो आप ये लगा दीजिएगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अपडेट का है। यह रिपोर्ट अर्थव्यवस्थाओं की वृद्धि दरों का आकलन करती है। तो फिर से हमें ग्रोथ रेट पढ़ना पड़ेगा, फिर से वही डेटा, पॉइंट 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 पॉइंट, है ना। तो एक हम लोग ओवरऑल देख ले रहे हैं विश्व का, और फिर भारत का देख लेते हैं, बाकी और किसी कंट्री का नहीं देखना। 2022 का इन्होंने बताया 3.5 की वृद्धि दर हुई है। ग्लोबल इकोनॉमी की बात हो रही है, ठीक है। ग्लोबल जो ग्रोथ रेट है 2023 का इन्होंने 3.3 बताया है, और बाकी 24 और 25 का ही अनुमान बताया, जैसे हम लोगों ने अभी जस्ट इसके पहले जो टॉपिक पढ़ा है उसी तरीके का है। 2024 का अनुमान इन्होंने 3.2 बताया है और 25 का 3.3 बताया है, ये 2 अनुमान। भारत का 7.0 रिकॉर्डेड है, 2023 का 8.2 रिकॉर्डेड है, ठीक है। और ये पूर्वानुमान है 2024 के लिए 7 है और 2025 के लिए 6.5% है। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अपडेट के अनुसार भारत की वृद्धि दर 2025 में कितनी अनुमानित है? तो इसके अनुसार आपको बताना पड़ेगा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अपडेट के अनुसार, क्योंकि वो क्वेश्चन में लिखा ही रहेगा, तब आप 6.5 लगा दीजिएगा, ठीक है। रिकॉर्डेड वाली पूछेगा तो वो ईयर लिख देगा कि 2022 में इस रिपोर्ट के अनुसार भारत की वृद्धि दर कितनी दर्ज की गई है, या 23 का पूछ लेगा, ठीक है। तो इस तरीके से डेटा आपको याद रखना पड़ेगा। कोशिश कीजिए भारत की याद रखें, ठीक है, भारत की याद रख लें, विश्व की ना हो पाए कोई बात नहीं। चलिए देखिए यहाँ पे क्या है, वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट देखते हैं। यहाँ पे जनसंख्या के बारे में देखेंगे, जनसंख्या कैसी रहने वाली है, कब तक बढ़ने वाली है, कब से घटने वाली है, कोई समय ऐसा होगा जहां से घटना शुरू होगा, ये कुछ बातें बताई होंगी रिपोर्ट में, वो देख लेते हैं। यूनाइटेड नेशंस के द्वारा जारी किया जाता है वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट, वैश्विक जनसंख्या के अनुमान और पूर्वानुमान का आकलन यहाँ पे होता है। आने वाले 50 या 60 वर्षों में विश्व की जनसंख्या में वृद्धि जारी रहेगी, ठीक है। स्टेटमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना आजकल, पीसीएस ज्यादा फॉर्म कर रहा है स्टेटमेंट में, तो ध्यान रखिएगा। 2080 तक 10.3 बिलियन मतलब अरब, 10.3 अरब हो जाएगी 2080 तक इन्होंने बताया है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि वर्ल्ड प्रोस्पेक्ट, ये पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट के अनुसार 2080 तक पॉपुलेशन कितनी होगी, तो ये आपको ऑप्शन में दिखेगा 10.3 बिलियन, ठीक है। और अभी 2024 में तो जान ही रहे 8.2 बिलियन यानी 8.2 अरब प्लस ये पॉपुलेशन अभी वर्तमान में है दुनिया भर की। इन्होंने जीवन प्रत्याशा भी बताया है कि 2024 में जो जीवन प्रत्याशा है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो होती है वो 73.3 ईयर्स है, ठीक है। इतने साल मतलब हर आदमी जी जा रहा है, ये ऐसा रिपोर्ट बोलती है वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट। चलिए तो मैंने यहाँ पे 2-3 बातें ही निकाल आपको बताई हैं इस रिपोर्ट में, बाकी बहुत सारी चीजें लिखी हैं वो सब पूछा नहीं जाएगा। तो यही इंपॉर्टेंस है यहाँ पे इन वीडियो को देखने का, कि कुछ डेटा यहाँ पे मैं अपने अनुभव के अनुसार यहाँ पे रिजेक्ट कर देता हूँ,
जिनकी पूछे जाने की संभावना बहुत कम होती है। देखिए यहाँ पे ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट के देखेंगे थोड़ा, ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट 2024 स्किल्स यानी कौशल, कौशल के बारे में देखेंगे। इसकी इंस्टीट्यूशन मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है क्योंकि अनकॉमन है, ये बहुत कॉमन इंस्टीट्यूट नहीं है। ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट, जो कि इस तरह की रिपोर्ट भी अब नहीं है एक तरीके से, कौशल वौशल पर रिपोर्ट पहले थोड़ी ना आया करती थी, ये सब तो अभी कुछ सालों से आने लगी हैं। एक संस्थान का नाम है कोर्सेरा संस्थान, कोर्सेरा इंस्टीट्यूट, इसके द्वारा ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट को जारी किया जाता है। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देख लेते हैं, भैया स्किल प्रोफिशिएंसी क्या है देशों की, कौशल में कौन देश कितना अच्छा है। शीर्ष देश स्विट्जरलैंड है, अंतिम देश सूडान है। बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको भारत का जानना है बस कि भारत में कौशल की क्या स्थिति है। भारत की स्थिति है 102 देश जो है इनको शामिल किया गया था, और हम लोगों की स्थिति है 87, 87 रैंक है 2024 में। और 2023 में देखिए 60, मतलब हम लोग कौशल में तो बहुत नीचे हो गए इस रिपोर्ट के अनुसार, बट मेरे अनुसार तो यहाँ पे बड़ी है। आप खुद बताइए, स्किल स्किल में इंप्रूवमेंट हुआ है कि डाउनग्रेड हुआ है। खैर ये रिपोर्ट की बात है तो रिपोर्ट के अनुसार ही उत्तर देना पड़ेगा। 87 याद रखना, ठीक है, और पिछले साल की जरूर याद रखना है क्योंकि डाउनग्रेड हुई है रैंक ना, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन स्टेटमेंट में सिर्फ इतने से ही स्टेटमेंट क्वेश्चन बना देगा वो, ध्यान रखिएगा। ये ठीक है, नेशनल लेवल का देख लिए, स्टेट स्किल्स रैंकिंग स्टेट लेवल पे देख लीजिए। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ यही सब रहते हैं यहाँ पे स्किल, खासतौर से यहाँ पे स्पोर्ट्स का बहुत ज़्यादा है, तो हो सकता है वो वाला फैक्टर यहाँ पे मेजर रहा हो और पंजाब की रैंक ऊपर है। पंजाब, चंडीगढ़, पश्चिम बंगाल, ये पता नहीं यहाँ पे कौन सी स्किल है। पश्चिम, चंडीगढ़, हरियाणा याद रखना है। सुपर सुपर इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश की रैंक आपको याद रखना, 13वीं रैंक है, ठीक है, 13वीं रैंक है स्किल्स में। ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट के अनुसार है ये सब भैया, ठीक है। हर रिपोर्ट को मेंशन किया जाएगा क्वेश्चन में, उसी के अनुसार उत्तर देना पड़ेगा। माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ 40 रिपोर्ट जो है ये कौन जारी करता है। माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट कभी कभी बहुत बेहुदे से क्वेश्चन भी पूछ लेता है पीसीएस, तो ध्यान रखो भैया। माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ 40 रिपोर्ट कौन जारी करता है, विश्व बैंक करता है। वैसे मैं कोशिश करूंगा एक वीडियो अलग से ऐसा बना दूं जिसमें कौन सा इंस्टीट्यूशन जो है वो कौन कौन सी रिपोर्ट जारी करता है, तो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। विश्व बैंक की सारी रिपोर्ट बता दूंगा। वैसे आप लोग यूट्यूब पे देख लीजिएगा, ठीक है, तमाम चैनल्स ने ये बना के पहले रखा होगा तो मिल जाएगा आपको, तो थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। आईएमएफ का देख लेना कौन कौन रिपोर्ट जारी करता है, ठीक है, अंकटाड का देख लेना, यूएनडीपी का देख लेना। चलिए ये भी बहुत सुपर इंपॉर्टेंट रिपोर्ट होती है, विश्व निवेश रिपोर्ट। इन्वेस्टमेंट देखेंगे, कहाँ इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हुआ, मतलब कहाँ पे इनफ्लो ज़्यादा हुआ, कहाँ पे आउटफ्लो हुआ। कुल मिला के पैसे वाली बात है कि पैसा किस देश में ज़्यादा आया इन्वेस्टमेंट पर्पज से, वो किस देश से गया। यानी आउटफ्लो देखना है, इनफ्लो देखना है, अंतर प्रवाह देखना है, बाह्य प्रवाह देखना है, दो बातें देखनी होती हैं। रिपोर्ट कौन जारी करता है, अंकटाड करता है। अंकटाड हम लोग समझते हैं यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इसको अंकटाड बोलते हैं। अंकटाड की ये मतलब गिनी चुनी रिपोर्ट है ये विश्व निवेश रिपोर्ट। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं इस रिपोर्ट में क्या क्या बताया गया है। 2023 में वैश्विक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो है यानी ग्लोबल एफडीआई जो है, इसमें भैया 2% की कमी दर्ज की गई है। इंपॉर्टेंट फॉर स्टेटमेंट, ठीक है, स्टेटमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। स्टेटमेंट में अगर क्वेश्चन पूछे तो अब कमी तो होगी ही। जियो पॉलिटिक्स आप लोग देख रहे हैं इतनी गंदी हो चुकी है, वॉर चल ही रहे हैं, मिसाइल साल सब इधर उधर सब फेंक रहे हैं, है ना, दाग रहे हैं, तो कौन कहाँ जाएगा इन्वेस्टमेंट करने के लिए। सेफ्टी चाहिए होती है हर किसी को अगर वो अपना पैसा कहीं निवेश कर रहा है तो, ताकि उसका पैसा कम से कम मरे ना। खैर देख लेते हैं एफडीआई आउटफ्लो, आउटफ्लो यानी बाहर प्रवाह, बाहर प्रवाह मतलब किस देश से पैसा ज़्यादा गया है, ठीक है, किस देश ने मतलब सबसे ज़्यादा पैसा कहीं इन्वेस्ट किया है, ये भी ऐसे भी पढ़ सकते हैं। तो यूएसए से आउटफ्लो बहुत ज़्यादा हुआ है, ठीक है, यानी यूएसए ने इन्वेस्टमेंट बहुत तगड़ी की है, ठीक है, पहले स्थान पर है, फिर जापान ने की है, फिर चाइना से की है। यूएसए ने की है, इसका मतलब है कि बाकी देशों में इन्वेस्टमेंट की है। आउटफ्लो का क्या मतलब है कि बाकी देशों में यूएसए के द्वारा सबसे ज़्यादा निवेश किया गया है, फिर जापान ने किया है, फिर चाइना ने किया है। और भारत की यही स्थिति अगर आउटफ्लो में बात करें तो ये 20वीं रैंक है, मतलब 20वें स्थान पर है। जैसे यूएसए पहले पोजीशन पर दिख रहा, वैसे इंडिया 20वें पोजीशन पर, ठीक है। तो यहाँ पर रैंकिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बस आपकी समझ के लिए मैं यहाँ पर मेंशन किया हूँ। ये ध्यान रखिएगा कि पैसा सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कौन कर रहा है अलग देशों में, ठीक है। विश्व में एफडीआई का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता क्षेत्र जो है, यहाँ कंट्री नहीं है, एक जोन है, वो एशिया है। हाँ तो भाई जो विकासशील देश है वहीं पे तो इन्वेस्टमेंट करेंगे, बढ़ के लोग डेवलप्ड कंट्री कहाँ अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे, इन्हीं सब कंट्रीज में करेंगे, तो यहाँ पे पैसा आएगा भर के। तो एशिया में एफडीआई इन्फ्लो बहुत ज़्यादा हुआ है, तो वही मैं दिख भी रहा है 46.62%, यानी दुनिया भर में जितने भी देश हैं, जितने भी जोन है ना, उसमें से एशिया में ही पूरे दुनिया का आधा कर दिया यहाँ पे इन्वेस्ट। चलिए तो प्राप्तकर्ता क्षेत्र देख लिया, एशिया नहीं भी पड़े होते तब भी इसको आप लगा लेते कॉमन सेंस से। अब इनफ्लो में देख लेते हैं, तो आउटफ्लो में भी यूएसए प्रथम स्थान पे था,
और इनफ्लो में भी पहले स्थान पर है यूएसए, उसके बाद चाइना है। यानी बाहर के देशों से यूएसए में पैसा इन्वेस्ट किया गया है। ठीक है, चाइना में भी बाहर के देशों से इन्वेस्ट किया गया है खूब, दूसरे स्थान पर है। इसके बाद सिंगापुर में किया गया है। आउटफ्लो में देखो यूएसए यूएसए, इनफ्लो और आउटफ्लो में यूएसए कॉमन है। और यहाँ पे फिर इसके बाद स्थिति बिगड़ जा रही है, बिगड़ नहीं जा रही है, बदल जा रही है। आउटफ्लो में जापान है और इनफ्लो में चाइना है। तो ऐसे जब आपके पास पीडीएफ अवेल हो जाएगी तो बढ़िया से इसको रिकॉल कर सकते हैं। बाकी हार्ड कॉपी से आप लोग पढ़ ही रहे हैं। मैं इसको ये जो है आई दृष्टि, इसको कंप्लीट कर लूंगा तो मैं फिर आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो बढ़िया से प्रिंट आउट निकाल के पढ़ लेना। ये पेजेस बहुत ज़्यादा दिख रहा है, 154 155, तो ये बहुत छोटे छोटे पेज होते हैं, डायरी वाले पेज हैं। ठीक है, तो वो वैसे मत समझना कि आई दृष्टि में खुद इतने पेज हैं, उतनी पेज की ये सिनॉप्सिस हो गई, तो उतना पेज नहीं है ये। वास्तव में उस पेज का आधा पेज है, उस पेज का 1/4 पेज है। इसके द्वारा नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा जिग ZIG का अनावरण किया गया, अनवील किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे जेड से लगा देंगे जिम्बाब्वे, लेकिन पीसीएस भी होशियार है, वो जेड से जिम्बाब्वे भी देगा ऑप्शन में और जाम्बिया भी दे देगा, तो फिर क्या करोगे, कंफ्यूजन हो जाएगा ना। याद रखना जिम्बाब्वे। चलिए अब देखते हैं वैश्विक जोखिम रिपोर्ट। ये भी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट होती है भाई, क्योंकि संस्था भी बड़ी है, WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा इस रिपोर्ट को बनाया जाता है। जोखिम, ये कौन सा जोखिम बता रहे हैं भाई, देख लेते हैं। सबसे बड़ा जोखिम क्या है दुनिया भर पर, संकट कौन सा है। इन्होंने बताया राजनीतिक अशांति, हिंसा, आतंकवाद का खतरा उत्पन्न हो सकता है। तो उत्पन्न क्या है, तो अभी एग्जिस्ट कर ही रहा है ना, बड़े लेवल पे कर जाएगा कल को, यही इनका मतलब होगा। लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का दीर्घकालिक क्षरण हो सकता है, बिल्कुल हो जाएगा। राजनीतिक अशांति का मतलब ही है लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का यहाँ पे क्षरण होना। ठीक है, ये जब पावरफुल हो जाएंगे, आतंकवाद, हिंसा या फिर अशांति, तो ये चीजें फिर वीक हो जाएंगी, ऑब्वियस है। ठीक है, ये बताते हैं अगले 2 वर्षों में गलत सूचना और दुष्प्रचार को सबसे गंभीर जोखिम की सूची, मतलब जोखिम को सूचीबद्ध किया गया। ये जो जोखिम है, गलत सूचना और दुष्प्रचार, तो क्वेश्चन में ये कीवर्ड है आपका। ठीक है, ये इस रिपोर्ट का कीवर्ड है, ध्यान रखना। और ये भी ध्यान रखना, ये 2 वर्षों का बताया है कि अगले 2 वर्षों में सबसे गंभीर खतरा जो है, जोखिम जो है, वो ये है गलत सूचना और दुष्प्रचार। और इसको इस रिपोर्ट में बताया गया है कि ये जो सबसे गंभीर जोखिम है, गलत सूचना और दुष्प्रचार, ये भारत में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है इसका। ठीक है, भारत के संदर्भ में सबसे बड़ा जोखिम है ये। ठीक है, दिखता भी है भाई। देखें अगले 10 वर्षों में, देखें अगले 10 वर्षों में उन्होंने बताया है सबसे बड़ा जोखिम जो रहेगा वो मौसम में चरम परिवर्तन रहेगा। तो 2 बातें देख ली हैं, 2 वर्षों का जोखिम देख लिया, 10 वर्षों का जोखिम देख लिया, हो जाएगा। चलिए पेज नंबर 120 पे आ जाइए। वैश्विक सूचकांक वर्ल्ड बेस्ट कंपनीज ऑफ 2024, टाइम मैगजीन छापती है ना ये, वर्ल्ड बेस्ट कंपनीज। क्वेश्चन पूछता तो है नहीं पीसीएस, फिर भी देख लेते हैं एक बार। टॉप 5 जो कंपनीज हैं दुनिया भर की, उनमें टॉप 5 जो है वो एक एप्पल है, जो लाइन से लिखा हूँ उसी रैंक के अनुसार लिखा हूँ। एप्पल पहले स्थान पर है, एसेंचर है, एसेंचर IT कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट, फिर BMW ग्रुप, फिर अमेजॉन, ये टॉप 5 है। और अगर टॉप 5 इन इंडिया की बात करें तो पहले स्थान पर SCL है, फिर इन्फोसिस है, फिर विप्रो है, महिंद्रा है, एक्सिस बैंक है। देखो क्वेश्चन अगर पूछेगा इससे तो वो रिजेक्ट करने को पूछेगा कि कौन सी नहीं है टॉप 5 में इस रिपोर्ट के अनुसार। तो देखो TCS नहीं है इसमें, जबकि TCS बहुत बड़ी कंपनी है, TCS का नाम नहीं है, जबकि TCS लगेगा भी नहीं, आप रिजेक्ट भी नहीं कर पाएंगे, पढ़े रहेंगे तो कर देंगे। इसलिए मैं यहाँ पे TCS का नाम लिखा हूँ। अगर ऑप्शन में दिखे TCS को, इसको हटा देना, ये टॉप 5 में नहीं है इस रिपोर्ट के अनुसार। और अडानी ग्रुप की तो बाटी लगा दी इस रिपोर्ट ने। रिलायंस को RIL, हाथी कंपनी है ना, हाथी कंपनी 646 रैंक दी है, अडानी ग्रुप को 736 रैंक दी है। खैर ठीक है, चलिए हुरोन इंडिया रिच लिस्ट देखते हैं। एक हुरोन इंडिया भी रिपोर्ट होती है, एक हुरोन ग्लोबल लिस्ट होती है, तो हम लोगों को दोनों के फैक्ट देखना। तो अभी हुरोन इंडिया के देख लीजिए। यहाँ पे हुरोन इंडिया ने बताया है कि सबसे अमीर आदमी जो है भारत का वो गौतम अडानी है। ठीक है, 11 यानी 116 बिलियन डॉलर इनका है संपत्ति, अगर डॉलर में बात करें। वैसे इन्होंने करोड़ में लिखा है, 11.62 लाख करोड़। ये सब नहीं हमें याद रखना है। गौतम अडानी ये शीर्ष स्थान पर है हुरोन इंडिया रिच लिस्ट के अनुसार। दूसरे स्थान पर मुकेश अंबानी जी हैं। तो हुरोन इंडिया ने तो मुकेश अंबानी को दूसरे स्थान पर किया है, पहले पे यहाँ पे गौतम जी को बैठाला है। ठीक है, अभी और रिपोर्ट आएंगे उसमें डेटा चेंज हो जाएगा, मुकेश अंबानी ऊपर पहुंच जाएंगे, गौतम अडानी नीचे आ जाएंगे। तीसरे स्थान पर शिव नाडार है, चौथे स्थान पर साइरस पूनावाला है। ये हुरोन इंडिया हो गया। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, सबसे कम उम्र के अरबपति जो है वो जेप्टो के मालिक जो है केवल बोहरा, 21 वर्ष के हैं मात्र। ये सबसे कम उम्र के अरबपति हैं, इस रिपोर्ट ने बताया है। सेल्फ मेड सर्वाधिक अमीर जो है, सेल्फ मेड सर्वाधिक अमीर भारतीय महिला, ये जो होगी राधा बेम्बू, इंपॉर्टेंट, राधा बेम्बू। सेल्फ मेड सर्वाधिक अमीर भारतीय महिला, सबसे कम उम्र की। दूसरा फैक्ट जो पड़ा ये सबसे कम उम्र का नहीं है, तीसरा फैक्ट जो है ये सबसे कम उम्र का है और महिला में है। तो इनका नाम है नेहा बंसल, लेंस कार्ड की जो है। 3 फैक्ट याद होगा। चलिए नेक्स्ट कीजिए।
अब विश्व के अरबपतियों की सूची ये फिर से आ गया, ये अब हमें फोर्ब्स के अनुसार देखना पड़ेगा। अब फोर्ब्स के अनुसार देख लेते हैं। तो फोर्ब्स ने बताए हैं कि सबसे अरबपति, यहाँ टॉप 5 जो बिलियनियर हैं वो देख लेते हैं। पहला स्थान है सबसे अमीर इंसान दुनिया भर के, बर्नार्ड अर्नाल्ट और परिवार, ये फ्रांस के हैं, ठीक है, फ्रांस के हैं। दूसरे स्थान पर एलोन मस्क हैं, तीसरे पे जेफ बेजोस हैं, चौथे पे मार्क जुकरबर्ग, पांचवें पे लैरी एलिसन। बाकी रिपोर्ट में भी यही सब रहेंगे, थोड़ा सा बदल जाएगा, बर्नार्ड नीचे आ जाएंगे, एलोन मस्क ऊपर पहुंच जाएंगे, बस इतना ही फर्क है। लेकिन याद तो रखना है ना, फोर्ब्स के अनुसार बर्नार्ड अर्नाल्ट हैं। कुछ कोडिंग वोडिंग बनाइएगा, याद रखिएगा। टॉप 5 इंडियन देखिए, देखो यहाँ पे स्थिति बदल गई, तो यहाँ पे मुकेश अंबानी भारत के सबसे अमीर आदमी हैं इस रिपोर्ट के अनुसार, फोर्ब्स के अनुसार। और गौतम अडानी का नंबर यहाँ पे 17वां है। ये ओवरऑल है, ठीक है, ये ओवरऑल है। दुनिया भर में जो रैंक है मुकेश अंबानी जी की, वो 9th है। 9 में सबसे यहाँ पे अमीर व्यक्ति जो है वो मुकेश अंबानी है। बाकी ये सब बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, देख लेना, कर लेंगे। क्वेश्चन कीजिए, वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2024 के अनुसार जिसका सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया, हमर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को, दोहा में है, कतर में, ठीक है। तो जानते हैं पुराना, मतलब ये इसका ही स्थान रहता है। भारत का सर्वश्रेष्ठ यही है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, न्यू दिल्ली का। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 के अनुसार भारत में कुल कितने यूनिकॉर्न है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, 67 है, ठीक है। यूनिकॉर्न मतलब एक तरह से स्टार्टअप, ठीक है, स्टार्टअप, बड़े स्टार्टअप, मतलब ऐसे स्टार्टअप जो बड़ी कंपनी में परिवर्तन हो गया, जिनका एक छोटे से स्टार्टअप से बड़ी कंपनी में परिवर्तन हो गया, अच्छा खासा उनका रेवेन्यू जनरेशन होने लगा, उनके यूनिकॉर्न बोलते हैं। तो टॉप यूनिकॉर्न जो है वर्ल्ड की, इसका नाम याद रखना भाई, वाइट डांस, ये टॉप यूनिकॉर्न है। दूसरा स्थान स्पेस एक्स का है। अगर नहीं पढ़ा होगा ये क्वेश्चन तो टिक टिक आप किस पे करके आएंगे? स्पेस एक्स पे करके आएंगे पक्का, लेकिन ध्यान रखिएगा स्पेस एक्स नहीं है, टॉप यूनिकॉर्न वाइट डांस है, फिर स्पेस एक्स है, फिर ओपन एआई है, फिर एंड ग्रुप है, तो ऐसे याद रखना। चलिए अब हुरून ग्लोबल देख लेते हैं। हुरून इंडिया हम लोगों ने देख लिया, हुरून ग्लोबल देख लेते हैं। न्यूयॉर्क जो है दुनिया की अरबपतियों की राजधानी इसको बोला जाता है, ठीक है, जानते हैं, पुराना फैक्ट है। ये नया फैक्ट है, मुंबई बिलियनियर कैपिटल ऑफ एशिया। पहले कौन हुआ करती थी बिलियनियर कैपिटल ऑफ एशिया? बीजिंग हुआ करती थी, लेकिन अब मुंबई के पास एक खिताब आ गया है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। देखें हुरून ग्लोबल के अनुसार, देखो यहाँ पे एलोन मस्क हो गए पहले स्थान पर, जबकि अभी जो हम लोगों ने पढ़ा था फोर्ब्स के अनुसार बर्नार्ड अर्नाल्ड पहले नंबर पे थे। इसलिए हर रिपोर्ट के अनुसार डेटा थोड़ा थोड़ा चेंज है। तो इस रिपोर्ट के अनुसार ये चीज है, एलोन मस्क पहले पे है, दूसरा स्थान ये है जेफ बेजोस, फिर बर्नार्ड अर्नाल्ड है, मार्क जुकरबर्ग, लैरी एलिसन, इनका स्थान यही है चौथे पांचवे पे। तो मुकेश अंबानी, गौतम अडानी की भी स्थिति बदल गई। फोर्ब्स में 9th पोजीशन थी, फोर्ब्स में ही था ना 9th पोजीशन, मैं गलत तो नहीं पढ़ रहा हूँ ना? हाँ फोर्ब्स में, कहाँ गया भाई, खो गया, ठीक है। और यहाँ पे 10वीं पोजीशन है, गौतम अडानी की 15वीं पोजीशन है। कर लेंगे भाई, ये हुरून ग्लोबल हो गया। अरबपतियों की संख्या में बात करें तो चाइना के पास सबसे ज्यादा अरबपति हैं भाई, चाइना में 814 अरबपति हैं। उसके बाद यूएसए में, भारत का स्थान तीसरा है, ये अच्छी बात है, 271 फैक्ट याद रखना, ठीक है, 271 अरबपति हैं भारत में। और इस बार जो नए ऐड हुए हैं 84, ये भी याद रखना है, 2 फैक्ट आपको याद रखना है यहाँ पे, 271 और 84। सुपर इंपॉर्टेंट रिपोर्ट एसडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास रिपोर्ट कौन बनाता है? यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। रिपोर्ट इस ईयर से मेंशन करके जारी हुई है, ठीक है, 2023/2024। इसको ऐसे मत समझना कि ये 2 साल की है, इसी नाम से ही छपी है, मतलब 23-24 का। इससे पहले जो था डेटा एसडीआई का वो 2021 का था, अब 2023 और 24 का देखेंगे। शीर्षक देखिए, ब्रेकिंग द ग्रिड लॉक, रिमेनिंग कोऑपरेटिव इन अ पोलराइज्ड वर्ल्ड। कितनी खतरनाक थीम है, डरावने वाली। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये किसकी थीम है? ये एसडीआई की थीम है, शीर्षक है ब्रेकिंग द ग्रिड लॉक, रिमेनिंग कोऑपरेशन इन अ पोलराइज्ड वर्ल्ड। पैरामीटर हम लोग जानते हैं, पुरानी चीजें हैं ये सब। जीवन प्रत्याशा इसमें देखा जाता है, शिक्षा सूचकांक देखा जाता है, और आय सूचकांक देखा जाता है। शिक्षा में ये देखा जाता है स्कूल अवधि के औसत वर्ष कितने हैं और स्कूल अवधि के अनुमानित वर्ष कितने हैं, ठीक है। ये 3 पैरामीटर होते हैं जिससे ये एसडीआई बनता है। अब देखते हैं फैक्ट, देखते हैं इस रिपोर्ट के। विश्व मानव विकास सूचकांक जो है ये विश्व का है। विश्व मानव विकास सूचकांक बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लेगा, कोई रैंक नहीं पूछेगा किसी देश की, ना टॉप पूछेगा, ना सबसे अंतिम पूछेगा, ना भारत की रैंक पूछेगा, यही पूछ लेगा विश्व मानव विकास सूचकांक कितना है इस रिपोर्ट के अनुसार? 0.739 स्कोर पूछता है भाई, ठीक है, इसको हल्के में मत लेना, पूछा है, स्कोर भी पूछा है। एसडीआई वैल्यू कितनी है? 0.739 पहले की तुलना में वृद्धि हुई है, 2021 में कम थी। शीर्ष देश स्विट्जरलैंड, क्या मतलब है इसको पढ़ने का? नहीं पूछेगा। अब शीर्ष है तो एसडीआई वैल्यू भी अच्छी खासी रहेगी, लगभग 1 के बराबर है, 0.967, ठीक है, इसलिए पहले स्थान पर है। अंतिम देश जो है दयनीय स्थिति एसडीआई में किसकी है? सोमालिया की है, ठीक है। 2021 में साउथ सूडान की दयनीय स्थिति थी, यानी ये अंतिम था, लास्ट था,
2021 में, सोमालिया 2023 और 2024 में है। भारत का एसडीआई मूल्य कितना है? 0.644। ऐसे ही आपको याद रखना है 0.644। रैंक भी याद रखना है, भारत की तो याद रखना ही है 134। एसडीआई 2023/2024 भारत कितना है? 134। ठीक, चलिए कमेंट करके बताइए। ह्यूमन हंगर, ग्लोबल हंगर इंडेक्स जीएचआई में बताइए, रैंक बताइए। एसडीआर के बारे में ये भी बातें पुरानी है। इस सूचकांक की अवधारणा यानी कॉन्सेप्ट का जो विकास है वो पाकिस्तानी एक इकोनॉमिस्ट है, अर्थशास्त्री महबूब उलक, और हमारे भारतीय मूल के भी नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय मूल के अमृत सेन, इन दोनों ने इस सूचकांक का जो कॉन्सेप्ट है ये तैयार किया था। ठीक है, चलिए ये सारा लास्ट टॉपिक है, राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक। ठीक है, इससे एक बार क्वेश्चन पूछा है भाई, पीसीएस ने क्वेश्चन पूछा है इससे। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो यानी बीईई द्वारा विकसित किया जाता है, 5वां संस्करण है। इसमें संस्करण लिखा है, इसका मतलब है इंपॉर्टेंट है। अगर मैंने यहाँ पे मार्क किया है तो भाई वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि पीसीएस की ये सबसे गंदी आदत है संस्करण पूछने की, जबकि एक तरह से बेहुदा क्वेश्चन होता है ये संस्करण वाला। संस्करण एडिशन क्या पूछ रहे हो यार, है ना? उससे अच्छी अच्छी चीजें हैं जो रिपोर्ट में वो पूछ लो, एडिशन कौन याद रखता है? राज्यों और यूटीज को उनके स्कोर के अनुसार 4 कैटेगरी में बांटा गया। ये भी हम लोग पढ़ते रहे हैं कई बार। फ्रंट रनर एक कैटेगरी है, अचीवर है, कंटेंडर है और एस्पिरेंट है। ठीक है, इसी में क्लासिफिकेशन है ना। ठीक है, ऊर्जा व्यय के आधार पर 4 ग्रुप में यहाँ पे क्लासीफाई किया गया है। समूह 1 यानी जहां पे ऊर्जा व्यय हो रही है इतना, ग्रेटर देन 15 मिलियन टन तेल, यानी 15 मिलियन टन तेल के समकक्ष जो एनर्जी खर्च हो रही है, और ऐसी अगर कोई जगह है तो उसको समूह 1 दिया गया, मतलब समूह 1 में उनको रखा गया। दूसरे समूह में रखा गया जहाँ पे 5 से 15 यहाँ पे मिलियन टन ऑयल यहाँ पे इक्विवेलेंट मतलब एनर्जी जहाँ पे यूज हो रही है। ठीक है, व्यय हो रहा है, एक्सपेंडिचर हो रहा है। समूह 3 में 1 से 5 और समूह 4 में लेस देन 1। तो ऐसे 4 ग्रुप हैं। अब देख लेते हैं कहाँ किसको रखा गया है। शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य समूह के अनुसार देख लेते हैं। समूह 1, अब आपको क्लियर है समूह 1 में कहाँ है? समूह 1 यानी जहाँ पे अच्छी खासी मात्रा में ऊर्जा व्यय हो रही है, खर्च हो रही है, जहाँ पे एनर्जी की बहुत ज्यादा जरूरत है, ऊर्जा की बहुत ज्यादा जरूरत है, वो है कर्नाटक। ठीक है, समूह 2 में टॉप है आंध्र प्रदेश, समूह 3 में असम, समूह 4 में चंडीगढ़। तो कितना कठिन टाइप का क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन क्या करें, ये इंडेक्स है, भारत का है, भारत ने बनाया है, भारत बनाता है तो इंपॉर्टेंट है। अब देख लेते हैं, ये तो समूह के अनुसार देख लिया भैया, जहाँ पे एक्सपेंडिचर एनर्जी का बहुत ज्यादा है उस हिसाब से समूह बांट दिए हैं, और वहाँ पे जो टॉप है वो मेंशन कर दिया मैंने। फ्रंट रनर में देखिए, फ्रंट रनर में ये 7 राज्य हैं। कौन याद रखेगा? कोई नहीं रख पाएगा, सब भूल जाओगे। तो हमें बस वो देख लेना जहाँ पे उत्तर प्रदेश लाई कर रहा है। उत्तर प्रदेश लाई कर रहा है अचीवर में। ठीक है, अचीवर में क्वेश्चन क्या पूछेगा? क्वेश्चन पूछेगा ऐसे कि राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2023 में उत्तर प्रदेश को किस कैटेगरी में रखा गया? फटाक से लगा देना अचीवर, इतना ही हमारा उत्तर हो जाएगा, यही हमारा काम हो जाएगा इस रिपोर्ट में। और कुछ नहीं पढ़ना, ठीक है, और कुछ नहीं पढ़ना इस रिपोर्ट में। ये चीज देख लेना थोड़ा, और उत्तर प्रदेश अचीवर कैटेगरी में है, बस इतना देख लेना। और एक और मैं मार्क कर दे रहा हूँ, डबल स्टार मार्क। मोस्ट इंप्रूव्ड स्टेट इस इंडेक्स के अनुसार अगर मोस्ट इंप्रूव्ड स्टेट पूछे तो पहले स्थान पर है महाराष्ट्र, दूसरे स्थान पर हरियाणा। महाराष्ट्र की पॉसिबिलिटी है पूछे जाने की। ठीक है, चलिए भारत का पहला एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिक्षक रोबोट का क्या नाम है? आइरिस। तो अगर एआई स्कूल के बारे में पूछे तब भी केरल लगा देना, एआई शिक्षक रोबोट के बारे में पूछे तब भी केरल लगा देना, हो जाएगा भाई। तो ये आज का वीडियो हो गया और हम लोग का यहाँ पे समाप्त हो गया जो टॉपिक चल रहा था। अब टॉपिक रहेगा वैज्ञानिक परिदृश्य। ठीक है, वैज्ञानिक परिदृश्य। वीडियो को देखिएगा, वीडियो लंबा हो गया क्योंकि इसमें डेटा बहुत ज्यादा था, कंटेंट ज्यादा था, पीडीएफ बड़ी बना ली थी। कोई नहीं, जल्दी खत्म हो जाएगा हम लोगों का। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। वीडियो नंबर, क्लास नंबर कौन सा रहेगा? क्लास नंबर 13 रहेगा, ये क्लास नंबर 12 है ना। चलिए मिलते हैं फिर।